जी। मैं तो बैठ जाइए जल्द से आज तक। नमस्कार, दाव पेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी हलचल बढ़ रही है। मुलाकातों का दौर जारी है और वो मुलाकात किस तरफ संकेत दे रहे हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ उनका करा दें। अरुण राजभर राष्ट्रीय महासचिव है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। अजीज खान समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त दिख रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। और अंशु अवस्थी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अरुण राजभर साहब आपका। आज ये मुलाकात हुई है, इसे किस तरीके से, किस संकेत के तौर पर देखें? देखिए, इसको शिष्टाचार के संकेत से देखा जाए, क्योंकि इसका राजनीतिक मायने निकालना कोई लाभकारी हमें नहीं नजर आता है। क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस तरीके का काम कर रहा है धरातल पर, निःशुल्क शिक्षा के सवाल पर, निःशुल्क बिजली के सवाल पर, और निःशुल्क रोजगार देने के सवाल पर, और महंगाई के सवाल पर, कोरोना में जिस तरीके से गरीबों की मौत हुई, उन सभी मुद्दों पर जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उन मुद्दों के साथ जनमानस में खड़ा है और भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है दयाशंकर सिंह जी, और उनका कुछ व्यक्तिगत मामला था, उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का व्यक्तिगत उनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सियासत का अलग रिश्ता है और व्यक्तिगत रिश्ते हमारे सभी नेताओं से, हमारे पैनलिस्ट जितने लोग बैठे हैं, हमको लगता है अच्छे संबंध हमारे अंशु अवस्थी जी से है, हमारे त्रिपाठी जी से है, हमारे खान साहब है, सबसे अच्छे से रिश्ते हैं। लेकिन राजनीतिक मायने अगर निकाला जाए तो हम लोगों का साफ एजेंडा है कि जो 2017 में भाजपा ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके हम समाज के हर वर्गों को हम इंसाफ देंगे, न्याय देंगे, भागीदारी देंगे। लेकिन हुआ क्या कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोग जब पिछड़ों के नाम पर वोट उत्तर प्रदेश में लिया तो ला करके 325 सीटें और उसमें से ऊपर से ला करके योगी आदित्यनाथ जी को बैठा दिया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठा दिया गया, पिछड़ों को आगे किया गया, ला करके दूसरे को बैठा दिया गया। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को इसी बात का टिस था कि अगर पिछड़ों के नाम पर सरकार बनी है तो पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ, तो हमने कैबिनेट मंत्री पद छोड़ा, दो राज्य मंत्री पद छोड़ा और सदस्य छोड़ा। जी, आज इस पर चर्चा हुई है क्या? देखिए, इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या? अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से 403 सीटों पर तैयारी कर रहा है। हाँ, हमारे जो सिद्धांत जो मानेगा, हमारे जो विचार मानेंगे, सपा माने, बसपा माने, कांग्रेस माने, जो भी हमारे विचार को मानेगा, हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके सरकार चला रही है, उस वादे को हम जो पूरा नहीं कर पाए, अगर ये वादा हमारा पूरा करना चाहेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहेंगे तो इन पर भी विचार कर लेंगे। स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू करना चाहेंगे तो इन पर भी विचार करेंगे। हम ये जातिगत जनगणना जो देश में लागू होने जा रही है, समान वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां जाति कालम हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ समान और अनुसूचित जनजाति की जनगणना हो रही है। तो अगर ये लागू करना ये चाहते हैं तो लोकसभा चल रहा है, वहां प्रस्ताव ला करके कह दे कि हाँ, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में पिछड़ों की जाति जनगणना होगी, हम इनके साथ जाने को तैयार हैं, हम सिद्धांतों के साथ बात करने को तैयार हैं। जी, ठीक है, ठीक है। राकेश त्रिपाठी साहब, यानी जो बातें थी उन सब पे चर्चा हुई नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि बात बिगड़ी। अब क्या आप लोग चर्चा के लिए तैयार हैं कि बात बन जाए? देखिए, आज की जो मुलाकात है विशुद्ध रूप से शिष्टाचार मुलाकात है। शिष्टाचार मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने के लिए पत्रकार भी स्वतंत्र हैं और विपक्षी दल भी स्वतंत्र हैं। लेकिन आज की जो बातचीत हुई है उस बातचीत के कोई राजनीतिक नेतार्थ नहीं है, इसको मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न लोगों से के साथ मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक संवाद भी होते हैं, कुछ व्यक्तिगत संवाद भी होते हैं। आज की मुलाकात व्यक्तिगत संवाद की है, इसमें कोई राजनीतिक संवाद नहीं हुआ है। जहां तक राजनीतिक संभावनाओं की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। हम इस मामले में हमेशा बड़े मन के साथ सामने रहते हैं। जिन राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ एक अच्छी योजनाओं को लेकर के चलना है, जो उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने हमेशा इसके लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ये दरवाजे हमेशा खुले हैं और अजीज खान साहब, दरवाजे तो आपने भी खोल के रखे थे, लेकिन आपके दरवाजे पर दस्तक दे ही नहीं रहे राजभर साहब। देखिए अर्पिता जी, अभी दोनों लोगों की बात में सुन रहा था और मैं कहना चाहूंगा कि एक वक्त था जब ये शामिल थे राजभर साहब बीजेपी में, और जो लट्ठम लट्ठा हुआ, जो स्थितियां विकट हुई, वो पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। बीजेपी देखिए अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है।
जो भी इनके साथी होते हैं वो उनके साथ इनका जो बिहेव है वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसा कि इनसे कमिटमेंट किया था कि जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं उनका 13.5% उनका आरक्षण बनता है, तो 13.5% वो हैं, वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जातीय जनगणना का वादा किया था, जो कि 2011 के बाद एक कमीशन बना करके जातीय जनगणना हुआ। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा कि इसको जल्द हम घोषित करेंगे। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा जल्द घोषित करेंगे। आज 2021 आ गया, आज तक जातीय जनगणना घोषित नहीं हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं मन में कुछ अलग चल रहा है। तो बीजेपी जो कि कहीं ना कहीं जो बातें कमिटमेंट राजभर साहब से की थी वो कमिटमेंट पे खरी नहीं उतरी। अच्छा सर, एक बात बताइए लेकिन ना, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके कमिटमेंट क्या होगा राजभर साहब के लिए? और क्योंकि यहाँ पर अरुण राजभर साहब तो हैं, समाजवादी पार्टी क्या ऑफर कर रही है? देखिए अर्पिता जी, समाजवादी पार्टी का बहुत सीधा सा मानना है कि जो लोहिया विचारधारा से, अंबेडकर विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा से जो संबंध अपने को आपको रखता है, जो संबद्ध रखता है, जो उसकी विश्वास करता है ऐसी विचारधारा में, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ हम गठबंधन करेंगे। ये पहले से घोषणा हम कर चुके हैं। प्रयास क्या हुआ आपका? राजभर साहब से मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, कोई प्रयास हुआ? वो वापस से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, यानी वो आपके पास वो भरोसा नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए वापस बीजेपी के दरवाजे जाना पड़ा ना सर? देखिए एक बात आप अर्पिता जी समझे अंशु जी आ रही कि देखिए ये हाँ अर्पिता जी, देखिए ऐसा है, ये राजनीति है। लेकिन मैं इतना राजभर साहब के सुपुत्र साहब बैठे हैं, मैं ये जरूर इसलिए बातें कम समझ आती है क्योंकि ये राजनीति। सर मैं रोक रही हूँ क्योंकि आपसे 3-4 सवाल हो गए और अंशु जी के बाद मैं जा नहीं पाई हूं। आप कंप्लीट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात कहूंगा 10 सेकंड में, ठीक, जल्दी से 10 सेकंड कि दुश्मनी करो फिर भी गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जो हालात पैदा हुए, यही बात तो कांग्रेस के साथ भी लागू होती है, जो विकट परिस्थितियां पैदा हुई वो दुखद है, बहुत ही दुखद है। कांग्रेस के साथ भी तो जा सकते थे सर। अंशु जी ये बात लागू नहीं की थी। देखिए दुखद है। अब देखिए मैं इस पे बहुत कुछ नहीं कह सकता भाई, मन है, गठबंधन की बात मन है, आदमी जा सकता है कहीं भी जाए। अंशु जी हाँ ठीक। अंशु जी देखिए अर्पिता जी, जो कुछ सुभाषपा को कहना था उसकी तरफ से उनके प्रतिनिधि हैं राजभर जी, उस बारे में बहुत कुछ कह दिया और राकेश त्रिपाठी जी ने भी कह दिया। यानी दोनों लोगों ने इस बात को तो मान लिया कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज तो समझ में आती है परिदृश्य में कि जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल है, उनकी जो कमियां हैं, इस वजह से या जो पिछड़ा वर्ग है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी सारी उपलब्धियों को बताने के बाद जो उसका बखान होता है कि हमने इतनी नौकरियां दी, इतनों को समायोजन किया, उत्तर प्रदेश में अपराध की हालत आप देख ही रही हैं, तो उसके बाद लगातार सुभाषपा पे कहीं ना कहीं एक डोरे डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, परिपक्व हैं और वो अपने हित को और उनके समाज का जो अति पिछड़ा वर्ग समाज है, अंशु जी मेरा एक काउंटर सवाल है। आप कह रहे हैं सब बीजेपी उनको डोरे डालने की कोशिश कर रही है राजभर साहब के ऊपर, कांग्रेस का रुख क्या है? अगर राजभर साहब आना चाहे कांग्रेस के साथ तो क्या आप डोरे नहीं डालिएगा? सर क्या टॉपिक रहेगा इस पे? देखिए बिल्कुल राजनीति में संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते, कोई भी राजनीतिक दल। मैंने तो यही कहा, मैं ये नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। तो इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी आप राजनीति में संभावनाओं को नकार नहीं सकते। लेकिन अर्पिता जी सवाल ये है कि जो लोग अपनी इतनी सारी उपलब्धियां बताते हैं, यदि उनकी उपलब्धियां होती तो वो उनको लेकर चुनाव में जाते। कहीं ना कहीं जब चुनाव आया है तो उनको अपनी जाति समीकरण बिठाने की चिंता शुरू हो गई, यानी काम और विकास तो पीछे चला गया। तो सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएगी और आप देखिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे पिछड़ा हो, दलित समाज हो, मुस्लिम हो या ब्राह्मण वर्ग हो, सभी हराने के लिए तैयार बैठे हैं। किससे बात चल रही है अगर आप बता पाए? देखिए ये जो रणनीति का हिस्सा है, मैं मानता हूं कि ये कोई डिबेट का विषय नहीं है और समय आने पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, जब होगा हम आपको देते रहेंगे। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा उसका भी।
ठीक है, मेरा सवाल सर राजभर साहब आपसे। सर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मंच पर नेता अलग होते हैं और बंद कमरे में एक हो जाते हैं। अब जरा बताइए कि कौन अलग हुआ, बंद कमरे में कौन एक जैसा हो जाता है? स्वतंत्र देव सिंह जी के तेवर बदल गए कि राजभर साहब के तेवर बदल गए अंदर कमरे में? देखिए, अभी हम लोग इस स्टूडियो में सभी लोग बैठे हैं या कैमरे में सब लोग बोल रहे हैं, सबके विचार देखिए अलग अलग है। अभी हम सब लोग एक साथ अगर बैठ करके मिलेंगे तो सबके विचार हमारे एक हो जाए, गले मिल लेंगे। देखिए क्या है, सियासत अलग जगह है और व्यक्तिगत संबंध अलग जगह है। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, केंद्र में और प्रदेश में, और अभी ये कहते थे कि अभी एक इंजन वाली सरकार है, तब हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो 2 इंजन वाली सरकार है, अब स्टेट में भी है और केंद्र में भी है। दोनों जब सरकारें इंजन डबल हो गई तो डबल गति से विकास होनी चाहिए ना। पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति है बंजारा, और उस बंजारा जाति का एक एसआई खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई और उसको सस्पेंड करके उसको ले जाकर के रख दिया पुलिस लाइन में। अब पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5% बंजारा समाज को इन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया कि हम तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुनिए, एक चीज बता दीजिए, डिमांड क्या है डिप्टी सीएम बनने की? ना यही डिमांड है ना? देखिए हमारी डिमांड डिप्टी सीएम की नहीं है। हमारी डिमांड साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे, ताकि जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको आजादी के बाद से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनको भी सिपाही बनने का मौका मिले। मेरी डिमांड ये है। और दूसरी डिमांड मेरी है, सुनिए मेरी बात, डिमांड राजभर साहब 2 अलग अलग बातें कह जाते हैं। पहुंचते हैं तो कहते हैं बंद कमरे में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। उन्होंने इस तरीके की बात कर दी जो एक सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि चलिए महंगाई पर डिबेट कर लेते हैं और अगर जीत गए तो हम उनके साथ चले जाएंगे, नहीं तो फिर वो हमारे साथ आ जाएं। आप बहुत 2 बातें कर रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा है क्या बताइए, विकास का एजेंडा या महंगाई की बात सामने से, बाकी अंदर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जनता की बात कर रहे हैं। कोई जनता के खिलाफ बात नहीं कर रहा कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं ना, आज जनता महंगाई से परेशान है। जो मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सिलेंडर का रेट 200 रुपया करेंगे, आज बता दें सिलेंडर का रेट क्या है, सरसों का तेल का रेट क्या है, डीजल पेट्रोल का रेट क्या है। आज रसोई गैस, डीजल पेट्रोल के दाम कम करें, सिलेंडर के दाम कम करें, महंगाई कम करें, तब आपकी पार्टी बीजेपी के साथ। हमारी बात तो सुनिए ना, हमारी बात सुनिए, तो आपकी पार्टी नहीं जाएगी ना बीजेपी के साथ। बिल्कुल हमारी बात सुनिए। इन्होंने कहा था कि हम लोकसभा में, जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। मैं दे रहा हूँ मैं 33% महिलाओं को कहा था कि लोकसभा में आरक्षण देंगे और हम 50% हिस्सेदारी नौकरियों में हम महिलाओं को देंगे। इन्होंने 5-7 साल बिता दिया, कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मुझे महंगाई पर अगर वो बात करेंगे, अगर वो डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं, महंगाई की बात पे बात बन जाती है। मैं एक सवाल पर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सवाल पर जाऊंगा, और वो सवाल यह है कि वंचित वर्ग को हिस्सेदारी देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी खुले दिल से अगर वो जाति जनगणना अगर सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति की करा रही है तो पिछड़े वर्ग का भी जाति कालम बना करके इनकी जनसंख्या तय कर दे और उस जनसंख्या के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी तय करे। हम उनके साथ भी जाने को तैयार है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है। आपके तो सारी तरफ से गेट खुले हुए हैं। चलिए ठीक है, राकेश जी वो ये कह रहे हैं भाई वो सबके साथ जाने को तैयार है ना, अगर आप उनके इश्यूज पर बात करते हैं। अब आप जरा बता दीजिए, अगर बता पाए कि बंद कमरे पर क्या चर्चा हुई, महंगाई जो कहकर गए थे बाहर, वहां महंगाई का ही मुद्दा रहा था या डिप्टी सीएम की मांग उठ गई? क्योंकि अंदर बंद कमरे में तो चीजें बदल जाती है ना सर, बाहरी जनता की भलाई दिखती है, अंदर तो कुछ और दिखने लगता है सर। नहीं बिल्कुल, हम बंद कमरे में और बाहर कमरे में कोई अलग अलग बात नहीं करते हैं। हम जो बंद कमरे में करते हैं वही बाहर भी करते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग बातें और लोग करते होंगे। हम जो करते हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता से सबके सामने करते हैं और इसलिए सबके सामने करने में कोई संकोच हमारे मन में नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी अजीज खान साहब बताइए, उनसे बात करेंगे तो ब्राह्मण सम्मेलन बताना शुरू कर देंगे। अंशु अवस्थी जी से बात करिए तो उलेमा सम्मेलन कर रहे हैं और कोई दलित यात्रा अपनी निकालने जा रहे हैं उसके बारे में बात करने लगेंगे। राजभर साहब से बात करिए तो उनको केवल एक अति दलित पिछड़े के संदर्भ में केवल चिंता है। अरे भाई ये 43% अभी पिछड़ा है, 43% अभी पिछड़ा कौन करेगा? उत्तर प्रदेश जाति के बारे में बात कर रहे हैं। करने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हम आज उत्तर प्रदेश में चिंता कर रहे हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज की संख्या हम हर जिले में 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज कैसे ले आवे। हमने 30 मेडिकल कॉलेज शुरू कर देने का काम कर दिया है।
आज उत्तर प्रदेश में 13,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का काम हम इसकी चिंता करेंगे। आप करते रहिए, दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, निषाद, क्षत्रिय, राजभर करते रहिए। आप हम सड़क पर काम कर रहे हैं, हम सड़क पर सड़क बना करके काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 1,54,00,000 विद्यार्थी जो बेसिक एजुकेशन में जो नौनिहाल है, जिनकी शिक्षा का कोई पुरस्कार लेने वाला नहीं था, उनकी शिक्षा का पुरस्कार लेने का काम हम करेंगे। हम विकास के मुद्दे पर छोटा सा सवाल मेरा ये है, मेरा छोटा सा सवाल ये है, आज क्या हुआ? बात बनी, राजभर साहब आ रहे हैं आपके साथ या नहीं आ रहे? जरा ये बताइए ना। अब तो इंटरेस्ट इस बात पर है सर, आप ये सबको पता है आप कैसे मैदान में उतरेंगे, कौन से मुद्दे, सबको पता है सर। मैं ये पूछ रही हूँ भाई, बात बनी या नहीं बनी? ये तो देखिए राजभर साहब को तय करना है। राजभर साहब आना चाहते हो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना चाहते हो? आप अगर जाना चाहें तो चले जाएं। ये क्या चल रहा है भाई? वो कह रहे हैं आप आ जाइए, आप कह रहे हैं आप आ जाइए। देखिए समाजवादी पार्टी बीच में घुस जाए या कांग्रेस घुस जाए? इस बात को बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कहूंगा। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ, उत्तर प्रदेश में 430 विधानसभा में केवल 202 विधायक जरूरी होते हैं सरकार बनाने के। हम 202 पे सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले राजनीतिक दल के तौर पर एक स्पष्ट मेजॉरिटी थी, पूर्ण बहुमत था। बावजूद इसके इस पैनल में जिम्मेदारी से कहूंगा मैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को हमने न केवल मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद दिया, साथ में तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री भी दिए हैं। हमने वो हमने अपना रुख भी अपने साथ में दिया है। हम अपने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। हम निषाद पार्टी का भी पूरा सम्मान करते हैं। और अजीज खान साहब, ठीक है राकेश जी, एक सेकंड। देखिए अजीज खान साहब के पास भी, हाँ ठीक। अर्पिता, जो सच्चाई यही है कि मैं देख रहा हूँ सुबह से कोई न्यूज चैनल नहीं बचा जिस पर डिबेट ना हो रही, चर्चा ना हो रही। कहीं न कहीं ये बात तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी एक शिष्टाचार की मुलाकात को एक ब्रांडिंग करके ये दिखाना चाहती है कि देखिए राजभर साहब हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं और अब हमारे साथ तो तैयार हो चुके हैं। लेकिन अच्छा है कि अरुण राजभर जी यहाँ बैठे, उन्होंने काफी कुछ क्लियर किया है, काफी कुछ स्पष्ट किया है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस चीज की ब्रांडिंग करके एक मैसेज देना चाहती है, लेकिन इस संदेश से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये मैं आपको बता दूं, बस इतना ही बोलना। अच्छा, तो ये ब्रांडिंग की जा रही है। कोई गठबंधन करने को जान नहीं ना, परेशानी है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को कोई तैयार नहीं। अवस्थी साहब, मेरा काउंटर सवाल ले लीजिए ना भाई। ये ब्रांडिंग सब बीजेपी क्यों कर रही है? कांग्रेस क्यों पीछे छूट जा रही है? आप भी एक चाय पे बुला लीजिए, जरा कर लीजिए चर्चा। देखिए हमने क्या कहा, में क्यों पीछे रहिएगा? बिल्कुल हमने क्या कहा, देखिए कांग्रेस को लेकर तो हमको कुछ कहना नहीं, और मुझे लग रहा है वो बातें तो अरुण राजभर जी ने भी कह दी कि हम सबके साथ जा सकते हैं। लेकिन अरुण जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी को सिर्फ एक शिष्टा मुलाकात को इतना बड़ा ब्रांडिंग किया जा रहा है, सारे न्यूज चैनल्स पे इस समय सब यही डिबेट चल रहा है, तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कितनी खोखली है। आप समझ रही कि उनको चुनाव में समझ में महत्व तो समझ में आ रहा है। अगर ये ना होता तो शिष्टाचार मुलाकात तो श्री आदित्यनाथ जी मुलाकात तो सबसे करते रहते हैं, और आप गठबंधन कर ले, लेकिन आप संकट ये है कि प्रियंका जी से तो कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाती है, गठबंधन करने के नेताओं की मुलाकात कैसे हो? आप ही कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो जाए। इनको बोल लेने दीजिए, इनको राकेश जी एक सेकंड में आ रही हूँ। मेरा काउंटर सवाल अंशु जी आपसे, आप ये कह रहे हैं कि भाई वो मुलाकात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी अंदर से कितनी खोखली है। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, उसके लिए किसी के लिए भी तैयार है, राजभर साहब से मिलने के लिए भी तैयार है। तो आप खोखले क्यों नहीं हुए? बीजेपी अकेली खोखली? देखिए मैंने क्या कहा, मैं मुलाकात पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मुलाकात की जो ब्रांडिंग की जा रही है, ब्रांडिंग से प्रॉब्लम है आपको। ठीक है अजीज खान साहब, ठीक अजीज खान साहब, आपको किस बात से दिक्कत है? देखिए मैडम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत इस बात की ये है कि नहीं है कि वो आ नहीं रहे आपके साथ? मैं दिक्कत नहीं है क्या सर? हमें दिक्कत इस बात की है कि एक तरफ तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कि साहब हमने सामाजिक संतुलन बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री बना दिया, एहसान देख के थोप रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। जो जातीय जनगणना करा के सामाजिक न्याय लोगों को मिल सकता है, समाज में लोगों को उनका हक और हिस्सा मिल सकता है, वो ये देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री इन्होंने बना दिया, इसका एहसान ये थोप रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात का है कि जिस तरीके से अभी अंशु जी कह रहे थे ब्रांडिंग की बात, साहब ये ब्रांडिंग देखिए 4.5 साल में कितना काम किया, क्या नहीं किया, ये अरुण राजभर जी भी जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी जानते हैं। उनको ये पता है कि साहब इन्होंने जब पहले कार्यकाल में एक भी बातें नहीं मानी, तो दूसरे कार्यकाल में कैसे बात मानेंगे? क्योंकि इनका मनसा ही ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो क्या है कि वो इसी पे एक शेर है कि सियासत
को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। हकीकत ये सब कुछ जो बेहतर दिख रहा है ऐसा बेहतर है नहीं, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आफिज खान साहब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल सरयू लाल ब्रांडिंग पे कर उठ दी गया थी ना। जिस लहू से आपने, क्या राकेश भाई क्या कह रहे थे? नहीं, सरयू लाल कर दी थी जिस लहू से कारसेवकों के, उसी लहू की बात कर रहे हैं क्या? वही तो ये धार्मिक सवाल उन्माद आप पैदा लहू करके की बात कर 2 रहे हैं। सीटों से अरे भाई, 325 आप का आपने हिंदू सफर के तय किया है। इसका मतलब है आपका कि आप ग्राउंड ही सिर्फ धार्मिक उन्माद है, की बात करेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आप, धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। यही आपकी यही कला है जो कि प्रदेश की जनता ने जान लिया, प्रदेश की जनता ने जान लिया, प्रदेश की जनता ने जान लिया कि आप क्या कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, और वो मकसद इस बार पूरा नहीं होगा, इस बार पूरा नहीं होगा, क्योंकि गंगा को आपने लाल कर दिया। गंगा में जो लाशें बही है ना, वो आपने भी देखा, प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा। वो लाशों में जो अंबार लगा ना, उसको आप छिपा नहीं सकते हैं, धर्म कर्म के आड़ में उसे छिपा नहीं सकते आप, धर्म कर्म के आड़ में छिपा नहीं सकते राकेश जी। ठीक 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 ठीक, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। अरुण राजभर साहब, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी ब्रांडिंग कर रही है? अगर ऐसा है तो क्या आप बीजेपी को फायदा दे रहे हैं आज ये मीटिंग करके? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ब्रांडिंग, यानी ये बीजेपी कोशिश कर रही है कि देखिए भाई ओम प्रकाश राजभर भी साथ आ गए हैं, तो क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और वो फायदा आप पहुंचा रहे हैं? देखिए, अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो हमें कोई नहीं पूछता। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, उसके पास 46% वोट आज अपने साथ खड़ा हो गया है। जिनको ये सब लोगों ने अछूत समझ लिया है, उन सभी अछूतों को हमने एक जगह कर दिया है, चाहे वो राजभर हो, चौहान हो, पाल हो, प्रजापति हो, अरवंशी हो, बंजारा हो, ओवैसी भी। हाँ, ये सवाल मैं रखना चाह रही थी। चलिए खैर, उनकी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश जी, क्या आप ये बताइएगा कि ब्रांडिंग हो रही है क्या, या वाकई साथ जाने की कोशिश है? तो जिसको वोट चाहिए, अब वो ब्रांडिंग करने का काम भाई बोलने दीजिए। कट रही थी भाई, सुन क्या लग रहा है, ये कौन बोलने लग रहा? मैंने सुनी हमारी बात। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिधर जाएगी, आपकी मूर्ति अभी बंद हो गई थी, नेटवर्क चले गए थे। सुनिए, 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा जिधर जाएगा सरकार उधर बनेगी। और ये हम तय करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने पिछड़ों को धोखा दिया है, जो अति पिछड़ों को धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसान, मजदूर, व्यापारी, जो भी समाज देश में रहता है, प्रदेश में, वो सब जो नाराज है, जो दुखी है, पीड़ित प्रताड़ित है, वो सब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपनी आवाज मान रहे हैं और अपनी आवाज के साथ आवाज मिला करके सरकार बनाने के लिए काम करने के लिए लड़ रहे हैं। साहब कई बातें कह रहे थे, उस पर मैं आपसे सवाल रखना चाह रही थी अरुण जी, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बता दीजिए ना कि मन बना लिया जनता ने, ये आपको पता चल चुका है ना कि जनता का मन क्या है, आप अपना मन तय नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं के साथ जाएंगे, आप ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ मीटिंग कर लेते हैं, आप सीटों का बंटवारा ओवैसी साहब के साथ तय कर रहे हैं अभी, है ना, और आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ भी चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ भी चले जाएंगे। अरे आप तो तय कीजिए, जनता बैठकर देख रही भैया, तय कीजिए, फिर हम सोचें अपना हमें क्या करना है। सुनिए मैडम, अभी बहन जी और माननीय अखिलेश जी मुलाकात किए, अब वो एक घोर विरोधी थे, वो मिल लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ममता बनर्जी जी तमाम विपक्षी नेताओं से आज दिल्ली में मिल रहे। अरुण जी, आपकी आवाज ना मुझे कट कट कर आ रही है, मैं आपको चाहूंगी एक बार फिर से कनेक्ट करा लूं ताकि आपकी अच्छे ढंग से बात पहुंच पाए। आवाज बंद करने की साजिश है। हाँ, बस अब अंशु जी यही कहना बाकी था, जो आपने कह दिया है। जो भागीदारी संकल्प मोर्चा की विचारधारा को मानेगा, भारतीय समाजवादी करने की कोशिश है। इस बात को कैसे राजनीतिक मोड़ देना है ना, ये तो भाई आप लोगों के ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता प्रवक्ताओं से। खैर भाई देखिए, बात क्या होती है, ये पेगासस के माध्यम से सुन लेते हैं। को हर चीज में साजिश दिख रही है, मंच पे हो रही तो आवाज रोक दे रहे हैं। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल, आजादी के समय का राजनीतिक चैनल पे बैठे हैं आज सर, क्या हालत हो गई है, साजिश कांग्रेस के साथ हो रही है। नेटवर्क रोक दे रही है। आप नेहरू गांधी परिवार से आगे बढ़िए। आप अभी पहले थोड़ी पढ़ाई करिए नेहरू गांधी परिवार के बारे में, कांग्रेस के बारे में, तब हम लोग। अरे यही तो पढ़ाते रहे इतने वर्षों तक, यही पढ़ाई इतने दिनों तक पढ़ाते रहे, आज इसीलिए उत्तर प्रदेश में दुर्दशा है।
आज उत्तर प्रदेश में आज के आपके साथ कोई ठीक है, अगर दो से राकेश भाई अगर दो से तो जनता मुलाकात हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी? राजनीति में अप एंड डाउन 2 दिन का दौरा होता है चलता रहता है। जो भी नेता है कार्यकर्ता तो मिल ही नहीं पाते, नेता ही आपका अहंकार, आपको बधाई, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। आप अपने अहंकार को सुशोभित करिए, अच्छी बात। नहीं, हम अहंकार नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय लेवल की नहीं है, झूठ लेवल की पार्टी है। सामान्य कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी सामान्य कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले, नारा लगाने वाले, झंडा बांधने वाले सामान्य कार्यकर्ता हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसी नाते कार्यकर्ता सहज रूप में उनके साथ मिलता है, संवाद करता है, अपनी बात कर पाता है। दुर्भाग्य यह है कि आपकी पार्टी में आपका नेतृत्व विरासत के आधार पर तय होता है और उससे साथ मिलना ही मुश्किल होता है, संवाद तो बहुत दूर की बात होती है। अंशु जी, जो लगातार सवाल उठते हैं ना कांग्रेस पार्टी पर, वो सवाल भी मैं आपसे यहाँ रखना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश, माफ कीजिए, कांग्रेस की कोशिश क्या है? जो कांग्रेस पे सवाल उठते हैं कि भाई आप लोगों की तैयारी क्या है? राजभर साहब तो सबको खुला निमंत्रण दे चुके हैं कि हम किसी के साथ जाने को भी तैयार हैं। अरे दे दीजिए अच्छा ऑफर उनको, बोल दीजिए डिप्टी सीएम अगर हम बन गए, हमारी सरकार बन गई तो डिप्टी सीएम बना देंगे राजभर साहब को, बोल दीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा अर्पिता जी कि राजभर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले थे, ठीक है, लेकिन आज की जो मुलाकात है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उसकी ब्रांडिंग कौन कर रहा है? आप समझ रहे हैं ना? आप भी समझ रहे हैं। अरे कांग्रेस की बात कीजिए ना सर। दूसरा, छोड़िए, वो सब हमने चर्चा कर ली, कांग्रेस पर इससे पहले मिल चुके हैं, इससे पहले मिल चुके हैं, लेकिन क्या ये अब ऑफर उनकी दिया? क्या बातचीत है, मैंने क्या कहा, ये क्या उनकी शर्तें हैं, अरुण राजभर जी की क्या बातें हैं, क्या वो सारी रणनीति का हिस्सा है, वो समय समय पे आपको जानकारी मिलेगा। ये पहली बात। अच्छा एक बात बताइए ना, ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का नाम अभी कांग्रेस से कोई आया नहीं है और आप डिप्टी सीएम की बात कर दीजिए, अगर ऐसा होता है तो? देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, मुझे लगता है ये कभी गोपनीय नहीं रह सकता और कभी आपसे भी छिपा नहीं रहेगा, लेकिन समय के साथ आपको सारी सूचना, सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारियों को लेकर आपने कहा, तो ये आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। लोगों का ये मत था और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा भी दिया था कि हम डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। लेकिन जो पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय या बसपा की सरकार के समय में जो केंद्र से लाभांश उत्तर प्रदेश को मिल रहा था, कहीं ना कहीं वो कम हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें तो लोगों को अब ये बात महसूस हो रही है कि विकास का एजेंडा ना तो पिछले राजनीतिक दलों का था जो पिछले 10-15 साल से थे, ना भारतीय जनता पार्टी का है। अगर होता तो आज इस पर हम लोग डिबेट नहीं कर रहे होते। नहीं, ये बात 2017 में भूल गए तो हम लोग इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते। जब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे तो क्या भूल गए थे? तब आपको नहीं पता था कितने गर्त में है। राजनीति संभावनाओं का दौर है, गठबंधन हो सकता है। गठबंधन को लेकर हम तो कह रहे हैं हाँ हुआ था, बिल्कुल हुआ था, समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करती है, किन दलों से गठबंधन नहीं है, तो गठबंधन सभी को साथ में जोड़ना है तो अच्छी बात है। आज श्री राहुल गांधी जी जो महंगाई के मुद्दे पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? इस बार समाजवादी पार्टी के साथ क्यों बात नहीं बनी सर? अंशु जी, इस बार बात क्यों नहीं बनी भाई समाजवादी पार्टी के साथ? हमने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हम, यानी समाजवादी पार्टी को नहीं चाहते हैं ना, इसलिए आप अकेले आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में अब लोग अजीज खान साहब, एकमात्र विकल्प जो जनता देख रही है उत्तर प्रदेश में, अंशु जी के मुताबिक वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी नहीं है कहीं पर। बीजेपी की तो बात ही छोड़िए। हाँ मुश्किल है। देखिए मैडम, देखिए ऐसा है, वो प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे और करना भी चाहिए। हाँ, कई बार मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। नहीं, वो नैतिक जिम्मेदारी होगी, वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी की बात है सर, ये आज जो बात आपने कही है ना, ये अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो आपने शायरी कही थी कि किसी से इतनी बिगाड़ोगे नहीं कि बाद में दोस्ती ना हो पाए, शायद उसी को कवर करने के लिए मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं उसी, बोलिए। आवाज चली गई, अब साजिश हो गई। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है ये राजनीतिक फरबेस जो है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है और मुख्य विपक्षी पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इनके काले कारनामों को जो उजागर कर सकता है पूरे प्रदेश में, अब यहाँ तो तैयार हो रहा है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है।
ठीक, राकेश जी एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, रुकिएगा जरा। देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मुख्य विकल्प वो है, विपक्ष मजबूत सबसे वो है, कांग्रेस कह रही है वो है। अब ये कैसे तय करें कि कौन भाई किसको जनता मान रही है? आप दोनों तो साथ भी नहीं आ रहे और दोनों कह रहे हैं कि भाई इस बार जनता का साथ भाई हमारे साथ 2022 और में मुख्य मैदान में विपक्षी जाएंगे सब पार्टियों साथ में, अलग अलग जाएंगे। 2022 में तय कर देगी जनता, तय कर देगी कि कौन मुख्य विपक्ष पार्टी है। फिर मजबूत जनता कौन है तय भाई? कर आप दोनों देगी। दावा कर रहे हैं ना। देखिए कौन क्या दावा कर रहा है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरी पार्टी जो दावा कर रही है, हम सत्यता पे विश्वास रखते हैं, जमीन पे विश्वास रखते हैं। हमने जमीन पे काम किया है, हमने कोरोना काल में बड़े स्तर पे काम किया है, हमने महंगाई पे, हमने लाठियां खाई हैं, हमने प्रदर्शन किया है, छोटे हमने दलों के काम साथ किया है। पहले घोषणा कर दी थी अखिलेश यादव ने के साथ जाएंगे, है ना। छोटे दल आपके साथ बहुत बात बन नहीं पा रही है, तो जमीन पर क्या कर रहे हैं कि ये छोटे दलों को साध लिया जाए जिससे समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हो जाए? उसके लिए क्या कर रहे हैं, जरा ये बता दीजिए। भाई गठबंधन करने में बुराई क्या है? बीजेपी नहीं तो बुराई है, लेकिन प्रयास क्या है? प्रयास क्या हो रहे हैं वो बता दीजिए भाई ना। बीजेपी तो आज उससे भी बात करने को तैयार है कि जिसने लाठी चलाया, गाली गलौज तक हो गया, सारी चीजें हो गई। बीजेपी छोड़िए सर, बीजेपी की प्रवक्ता बता देंगे सर। और गठबंधन करने पार्टी की रणनीति सर, मैं कह रहा हूं गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है। 29 पार्टियों से गठबंधन चल रहा है, 46 पार्टियों से। देखिए गठबंधन करने का ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं। गठबंधन करने का मतलब लोकतंत्र में सबका हक है कि सबको सामाजिक न्याय मिले और सबको साथ में लेकर चले। अगर लोग साथ में आ रहे हैं और साथ में लेकर चलना चाहे तो उसमें क्या बुराई है? मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि गठबंधन करना सही है कि गलत है। वो तो आप लोगों का अधिकार है, वो तो हर वक्त पे अपने नफा नुकसान के हिसाब से आप लोग अपना अधिकार ले ही लेते हैं। उस पर तो मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल आपसे था कि छोटे दलों के साथ आने के बाद अखिलेश यादव ने की थी, जमीन पर आप ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या राजभर साहब से बात हुई और किन दलों से बात हो रही है? कितने दल आपके साथ अभी तक और जुड़ने की संभावना दिख रही है आपको? किस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी की? मेरा सवाल ये है। देखिए अर्पिता जी, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आयास मां। अब हम इससे क्या बताएं? सर मुझे बताइए ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वक्त कब आएगा? आपका सवाल ये हो गया है। कोई भी सवाल आपसे पूछिए रणनीति के बारे में तो आप लोग कहते हैं वक्त आने पर बता देंगे, कौन होगा सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम, कौन क्या होगी रणनीति। अब वो रणनीति पता चलेगी, थोड़े दिनों में सब निकल के आएगी। ठीक, अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अंशु जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का चुनाव था उसके जीतने के बहुत सारे कारण थे। जिस जनपद में जाते थे बीजेपी के नेता, वहां एक मुख्यमंत्री घोषित करके आते थे ओबीसी वर्ग का। जिस जनपद में जाते थे और जितने लोगों को इन्होंने साथ मिले, सबको यही कहा कि आपको बनाएंगे, आपको बनाएंगे, आपको बनाएंगे। और साथ में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी साहब। सारी चीजें अब एक्सपोज हो चुकी है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा दिया, वो किराए का जो सिंदूर इन्होंने लगाया उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर, सबसे बड़ा वो धोखा था और वो साबित भी हुआ। श्री आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल उसको उसी तरीके से फलीभूत किया और उसका परिणाम है आप देखिए कि यूपी में क्राइम बढ़ रहा है, सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। तो जो 2022 का चुनाव है, मैं फिनिश कर दूं 20 सेकंड में फिनिश कर दूं। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो वाकई करके बता दो कि जनता एक नया नेतृत्व चाहती है, एक नया परिवर्तन चाहती है। और आप देखिएगा परिवर्तन हो। बहुत अच्छी बात अंशु जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सोचा और ये आप लोग की पार्टी सोच रही कि कांग्रेस बीजेपी कैसे जीती। क्या कांग्रेस ने ये सोचा कि उनकी खामियां क्या रही हारने की? क्योंकि सवाल दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस अपनी बात नहीं सोचती, वो ये सोच रही कि बीजेपी कैसे जीती। देखिए हार के बाद हमेशा आत्मचिंतन करना चाहिए और हमने सोचा, हमने किया और उन कमियों को हमने दुरुस्त किया है। और आने वाले समय में आप देखिए उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को 2017 के चुनाव में 46 लाख वोट उत्तर प्रदेश में मिले थे। हमारा वोट परसेंटेज घटा था कुछ कमियों की वजह से। उन कमियों को हमने दुरुस्त किया और जिला पंचायत चुनाव में हमको 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। और आप देखिएगा 2022 के चुनाव में ये ट्रिपल होने वाले। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया दांवपेच में जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि जो सियासी करवट उत्तर प्रदेश में बदल रही है उसको लेकर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कुछ मुलाकातों का दौर शुरू होता है, गठबंधन के दौर शुरू होते हैं, कुछ बातों का दौर शुरू होता है, बयानों का दौर शुरू होता है। उन दौर से निकलकर जनता किसे चुनती है इस पर रहेगी नजर। आप बने रहिएगा, कल फिर होगी मुलाकात आपसे शाम 4:30 बजे दांवपेच में। नमस्कार।